हाँ तो मॉक के सेशन बारे थोड़ा मॉक के बारे सेश, में मैं बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एक बार। मोहक जो है हमारा फर्स्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स में आता है। है ना? यस सर। पहला पहला बैच। और जिस बैच की मैं बात करता था तुम लोगों को कि ये वो बैच था जो कि बिल्कुल ऑनलाइन, नो रिकॉर्डिंग्स, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं, है ना? मोबाइल तक में पढ़े हो। यस सर। जहाँ मोबाइल को प्रोजेक्ट किया जाता था कि यार, और इवन ये पेन और नहीं था ना, उंगलियों से लिखता था मैं, तो मैंने हाँ, करके पढ़ा है। वाइट बोर्ड पे आप लिखते थे फोन के कैमरा से। हाँ, तो ये लोग क्या है आजकल, सारे फैसिलिटीज होने के बाद भी उतना बढ़िया यूज नहीं करते हैं। हाँ, तो अब मोहक बताएगा अपना कि बताओ इन लोगों को, थोड़ा गाइड करो यार, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना? थोड़ा आइडिया दो। हम्म। तो थोड़ा इंटरैक्टिव रखेंगे, कोई वीडियो ऑन कर सकता है तो वीडियो ऑन कर लो। हाँ, वीडियो तो मैक्सिमम जितने लोग ऑन करना चाहो कर सकते हो, नो इश्यू। वीडियो ऑन का ऑप्शन है इनके पास में, हम्म। सिक्योरिटी ऑन का ऑप्शन है। है। ठीक है, तो ऐसा सेट कि हम पहले ऑनलाइन बैच थे एंड सर अब मोस्टली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों का बैच है। सो ये 11th बैच है ना, मतलब? 11th क्लास। सो यू ऑल जस्ट जॉइंड मोहक लाइक। एक सेकंड होल्ड करेगा। मैंने 12th वालों को ही प्रॉमिस किया था कि अगर मोहक ज्वाइन किया तो मैं मीटिंग का लिंक शेयर करूंगा, है ना? तो उन बेचारों को तो इस हाँ, चीज से वेट कर है वेट ना? कर लेते हैं थोड़ी देर। एक हाँ। मिनट रुक जा बस, तुरंत शेयर करता हूँ मैं। उन लोगों को मैंने ये कहा था कि अगर मोहक आया, मैंने कहा क्या पता कहीं मोहक को कुछ काम हो, घूमना हो, कहीं जाना हो, है ना? तो एक डाउट था, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। हम्म, Currently enjoying my semester break right now. एक सेकंड। हम्म, अब जिसको आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है? हम्म। अब स्टार्ट करेंगे। तो तुम सब लोग अभी सर के साथ अभी ज्वाइन करे होगे, 11th का स्टार्टिंग ही होगा सर अभी। हाँ, स्टार्टिंग है अभी। ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल स्टार्ट हुआ, मिड ओके। थोड़ा सा ही हुआ, साइन टू ए कॉस टू ए। हम्म। सो मेरी सबसे पहली जो गाइडेंस रहेगी वो रहेगी कि अभी से गुड हैबिट्स डालना। इट्स लाइक कि जब तुम 12th में जाओगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तो प्रेशर तुम पे उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे पास काम आता जाएगा। सो यू विल बी लाइक शॉर्टकट्स देखोगे कि इसको ऐसे करते थे बट हम इतना एलैबोरेट करते थे, बट अभी इसकी नीड नहीं है। सो ये अगर तुम 11th से ही करना स्टार्ट कर दोगे, सो जब 12th में जाओगे तो तब तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम रिवीजन करने जा रहे हो तो यू डोंट हैव एनीथिंग। सो एक ये बात तो सर ने भी तुम्हें बताई होगी कि जे एडवांस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन। और रिवीजन के लिए तुम जो चीज़ अभी कर रहे हो वो एकदम अच्छे से बनानी होती है, और उसके लिए होती है गुड हैबिट्स। जो सर क्लास में नोट्स बना रहे हैं वो तो एकदम अच्छे से बनानी है, उसके साथ साथ जो शीट्स होती हैं, इट्स लाइक कि बहुत लोग होते हैं कि हाँ हमने सॉल्व कर लिया सर, हमें सब आता है हम्म। और अभी आता है, बट 1 मंथ के बाद तुम्हें आएगा क्या? दैट इज द मेन थिंग। और 1 मंथ क्या है, अभी चाहिए एडवांस में तो 2 ईयर्स है। सो 2 ईयर्स इज लाइक तुम्हें अभी याद नहीं रहेगा कि तुमने 9th में क्या पढ़ा था, तो तुम 11th की चीज़ चाहिए एडवांस में कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? तो ये एक चीज़ होती है। और इसके लिए मैं एक चीज़ करता था जो मेरे को बाद में बहुत बेनिफिट दी, कि जब भी कोई शीट होती थी तो प्रॉपर सॉल्यूशंस तो मेरे बनते थे, और जब चैप्टर खत्म हो जाता था वो शीट खत्म हो जाती थी, तो ऐसे ही कभी वीकेंड पे या जब भी टाइम मिला तो आई गो थ्रू द होल शीट। जस्ट क्वेश्चन को देखना है एंड मैं उसकी अप्रोच देखता था कि क्या मेरे को इसकी अप्रोच आ रही है स्टार्टिंग की नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई बिल्कुल भी हिंट नहीं लग रही कि ये कैसे करा था, तो तब मैं अपने सॉल्यूशंस देख लेता था। और अगर कोई सॉल्यूशन अगर मेरे को आता था कि हाँ मैं इसको ऐसे ऐसे कर लूँगा, तो वो माइंड में फटाफट कर देता हूँ। तो इस पे ऐसा होगा कि हर शीट को तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। एंड जब तुमने उस शीट को कंप्लीट करा है, तब वो शीट तुम्हारे एकदम पूरी गो थ्रू हो जाएगी और तुम अगले 2-3 महीने तक उसको नहीं भूलोगे।
और ऐसे-ऐसे ये रेगुलर इंटरवल्स में अगर तुम ये करते रहोगे, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका लगा मेरे को तो रिवीजन करने का, क्योंकि जब जेईई एडवांस नियर आया, तो हमारे पास मोर देन 25 टू 30 शीट्स थी। एंड उस टाइम पे हर शीट को मैं बैठ के और उस टाइम पे अगर देखूँगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा था, उसकी मैं अप्रोच पे जाऊँगा, तो बहुत कम चांस होते हैं कि मेरे को याद रहेगा। मेरे को क्वेश्चन्स भी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि हम मोर देन 10,000 फिर 20,000 क्वेश्चंस कर लेते हैं इन 2 इयर्स स्पैन। तो कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि जब भी चैप्टर खत्म हो, जब भी शीट कंप्लीट हो, तो नेक्स्ट जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम बैठे, तो शीट के क्वेश्चंस लिखते जाओ बस, और अप्रोच देखते जाओ। दिमाग में अप्रोच कर लो कि ये क्वेश्चन ऐसे-ऐसे करा था मैंने, पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। जस्ट 1-2 स्टेप्स फ्रॉम द स्टार्ट। अभी तुमने विजय सर को क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा होगा, तो यू विल नोटिस कि सर भी इतना ज़्यादा लिखते नहीं हैं। तो ये छोटी-छोटी जो सर की जो क्लासेस होती हैं, उनमें सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने नहीं आते हम। हम देखने आते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है एग्ज़ैक्टली। क्योंकि जेईई एडवांस में टाइम कम होता है, और सर के जो अप्रोचेज़ होते हैं वो उस टाइम में करने के लिए होती हैं। तो जब तुम सर का अप्रोच देखते हो, तो सर स्टार्ट्स लाइक कि इस क्वेश्चन को कहाँ से हमने स्टार्ट करा थिंक करना, कौन से कॉन्सेप्ट से। फिर सर 5-6 लाइन सोच जाते हैं, उसके बाद सर 1 लाइन लिखते हैं। सो ये चीज़ धीरे-धीरे बिल्ड हमें भी करनी है। तो हुँ, क्योंकि जेईई एडवांस में तुम ऐसे 10 कॉपी नहीं भर रहे होगे रफ शीट्स की, और अगर लास्ट में तुम्हें पता चला कि कैलकुलेशन एरर हो चुकी है, तो एक पूरी पेज में कैलकुलेशन एरर ढूँढना और प्रिसाइज़ 5 स्टेप्स में कैलकुलेशन एरर ढूँढना, तो 5 स्टेप्स में बहुत आसान होता है। तो एक ये चीज़ होती है, जो सर की क्लासेस को तुम बस सर को ऑब्ज़र्व करके सीख सकते हो। ये नहीं कि तुम्हें रोज़ सॉल्यूशन जब कर रहे हो तब खुद इतना दिमाग लगाना है, बस सर को देखते जाओ। और जैसे सर की छोटी-छोटी चीज़ होती हैं, तो सर की क्लास में कभी भी ये नहीं होता कि बस ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट्स लाइक बहुत सारी जगह से तुम देख सकते हो, बट सर का जो मेरे को सबसे यूनिक फीचर लगा कि कितनी चीज़ें लिखनी कॉपी में नीड है टू हुँ। सॉल्व द प्रॉब्लम, वो एकदम मिनिमम होना चाहिए और प्रिसाइज़ और कंसाइज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ थी जो मैथ्स में बहुत बेनिफिट करी। तो ये तो था सर मेरा मतलब हाँ, रिवीजन का इसमें रिवीजन का तरीका। इसमें मैं एक लाइन ऐड ऑन कर देता हूँ, जैसा मोहक ने कहा ना कि टू द पॉइंट, तो हुँ, तुम लोग जो शीट सॉल्व करते हो ना, उस शीट का क्वेश्चन जो भी तुमने सॉल्व किया, उसमें कई लोग 5-6 लाइन लेंगे, कई 3-4 लेंगे, कई 2-3 लेंगे। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन्स होते हैं, वेरी ईज़ी नहीं, है ना? कि सर ये तो क्वेश्चन देखते ही ऑब्वियस था कि इसमें तो कोई भी देख के बता देगा क्या करना है। लेकिन जो थोड़े ढंग के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक लाइन होती है, जिसको हम कहेंगे कि अगर ये लाइन हाँ, पता पड़ जाए, तो मेरे को क्वेश्चन पूरा दिख जाता है, कि चाहे वो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन ना हो। तो वो एक लाइन जो है ना, उसके लिए बेस्ट है कि तुम्हारे पास शीट का प्रिंट है अगर, कि मेरे पास में शीट प्रॉपर हार्ड कॉपी है, उसी में उसी क्वेश्चन के नीचे जाके एक लाइन लिख दो। बस वो एक लाइन लिख दो, बस एक लाइन। जिसको कि तुमको पढ़ने के बाद तुमको पूरी अप्रोच दिमाग में घूम जाए कि हाँ, अब इसके बाद ऐसे करेंगे और ये कैलकुलेशन होके आंसर निकल आएगा। तो वो जो रिवीजन टाइम ये बता रहा है ना कि शीट के सवाल हमको करने का वक़्त नहीं मिलेगा और हम उस वक़्त वो कुछ क्वेश्चन्स देख कर के रिवाइज़ करना चाहते हैं। तो वो एक लाइन तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाएगी कि यार वो एक लाइन पढ़ के शीट का काम खत्म हो गया। अब हम बिल्कुल। सारा एफर्ट जो है ना वो नए क्वेश्चंस पे लगाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम के डेज़ में हमको ज़रूरत नए सवालों की होती है, कि गिवन ए न्यू प्रॉब्लम मैं सोच पा रहा हूँ कि नहीं, है ना? देखे हुए एग्ज़ैक्टली, क्वेश्चन आने ही नहीं है, तो इसलिए हम कोशिश करें कि हमारे किए हुए क्वेश्चन को हमको दोबारा ज़्यादा समय बर्बाद ना करना पड़े, है ना? एग्ज़ैक्टली सर। हाँ, अब मैं इन्हीं लोगों की तरफ से कुछ-कुछ क्वेश्चन पिक करता हूँ, मैं जो सोच पाता हूँ, है ना? एक तो तुमने ये इनको रिविज़न और हाउ टू स्टडी, है ना? हाँ, अ, भैया आईआईटी दिल्ली से नहीं है, कानपुर से हैं, ठीक है? कंप्यूटर साइंस हुँ, कानपुर, और ऑल इंडिया रैंक भी कोई पूछ रहा था, मैंने बताया था 165, ठीक है? अ, मोहक थोड़ा-सा ये लोगों को एक चीज़ का और बता दो कि मैथ्स प्रैक्टिस, है ना? ये क्योंकि अब हुँ, जैसे तुम्हारे टाइम में रिकॉर्डिंग नहीं थी, है ना? हाँ, ये लोग क्या है ना, ये तुम लोग तरह सिंसियर नहीं है, तुम लोग क्या है, तुम हर चीज़ चाहते हो कि सर हमको तो आप सामने बताओ, है ना? और ये जो क्लास है ये ऑलमोस्ट सामने ही है ना? हुँ, ये जो क्लास है वो सामने की ही तरह है।
ये बहुत इसलिए क्लास को मिस करते हैं, ठीक है? और फिर मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर ये रीज़न था, आज मैं नानी के घर चला गया, आज यहाँ चला गया, मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो। तो ये तुमको लगता है कि इससे इन लोगों को रैंक बहुत देख अच्छी हुँ, देखो अभी सर तुम्हारी भले ही सुन लेंगे, बट क्या जेईई एडवांस्ड सुनने वाला है तुम्हारी ऐसा बातों को? बस एक बार ये दिमाग में डाल लेना, उसके बाद सर को मैसेज करना कि जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तब कोई जो सर ने मेरे को मेरी नानी की वजह से नहीं पढ़ाया, जो मैंने अटेंड नहीं करा, तो क्या जेईई एडवांस्ड उस क्वेश्चन के लिए मेरा बहाना सुनेगा कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन हटा दो मेरे लिए? तो बस बस ये एक बार सोचने लग जाओगे ना, तो सिंसियरिटी आने लग जाएगी कि जेईई एडवांस में कोई नहीं सुनने वाला मेरी। बस उसी को एक मेंटालिटी रखो कि जैसे ऑनलाइन में तुम्हारे पास अब एक सेकंड ऑप्शन आ चुका है कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो जितना बाद में करते जाओगे ना, तो वो चीज़ें पाइल अप होती जाएंगी। फिर सर नेक्स्ट जो पढ़ा रहे हैं, फिर वो पाइल अप हो जाएगा। तो कभी तुम सर के साथ ट्रैक पे नहीं आ पाओगे। और सर के साथ ट्रैक पे नहीं आ पाओगे ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने बताई ना अभी, कि सर जो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट्स बताते हैं, वो कभी नहीं सीख पाओगे। और वो नहीं सीख पाओगे तो फिर तुम्हारा जेईई एडवांस में टाइम जाने वाला है। तो यही बात है कि कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है सर की क्लासेस में। मतलब मेरे को अभी तक याद है कि इन कंप्लीट 2 एंड हाफ ईयर्स जो भी मैं सर से पढ़ा, उसमें देयर वाज़ नॉट इवन अ सिंगल क्लास की जिसमें मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा और फिर मैंने क्लास पूरी सुनना ही छोड़ दिया। बस एक क्लास है मतलब जिसमें लास्ट के 20 मिनट्स में आई वाज़ लाइक कि मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड द नेक्स्ट डे आई वाज़ ऑन सर's डेस्क कि सर ये कैसे कराते हैं, ये एक बार बताओ मेरे को। तो नेक्स्ट ऑलमोस्ट एक 24 आवर रूल होता है कि इन 24 आवर्स लास्ट जो कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पढ़ाए गए हैं, वो 20 विदिन 24 आवर्स तुम्हारे ग्रास्प में होने चाहिए। और टीचर के पास पहुँच जाओ, कोई भी हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज़ है, रिकॉर्डिंग है, सर के पास मैसेज भी कर सकते हो तो वो करो। सो यू हैव एनफ रिसोर्सेज़, तो कैसे भी करके विदिन 24 आवर्स तुम्हें जो भी पढ़ाया गया है, वो एक हार्ड डेडलाइन लेके चलो। सो यहाँ पे ना कोई भी तुम्हारे लिए डेडलाइन सेट नहीं करेगा। तुम सॉफ्ट डेडलाइन्स रख के प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओ तो कुछ नहीं होगा। सो एक अंदर से वो लानी पड़ती है कि ये मेरी हार्ड डेडलाइन है और ये मेरे को करना है। बस जिस दिन ये हार्ड डेडलाइन्स को मीट करने लग जाओगे, इवन इफ यू मीट 60 टू 70% ऑफ योर हार्ड डेडलाइन्स ना इन 2 ईयर्स, सो बहुत अच्छा करोगे। सो ये हार्ड डेडलाइन सेट करना स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग। ये मैं मैंने अच्छे से करा था। मैं मोहक की बात को समराइज़ कर रहा हूँ। मोहक कह रहा है ये जो बैकलॉग वाले लोग हैं, बैकलॉग, है ना? तुम लोग एक वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना, सर मेरा बैकलॉग है, तो इसने बैकलॉग की एक लिमिट बताई है, 24 आवर्स, है ना? बैकलॉग हैज़ टू बी रिमूव्ड इन विदिन 24 आवर्स। ये बात बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दो। ठीक है ना? कि ये सही, सबसे एकदम सही। इम्पोर्टेंट बात इसने बोली कि जो लोग यहाँ पर कुछ भी लिखते हैं कि टॉप 100 रैंक कैसे लाएँ? तो यार उसने पूरा मेन पॉइंट बता दिया कि बेस्ट रैंक कैसे लाएँ। 24 घंटे के अंदर अगर तुम्हारे बैकलॉग रिमूव हो जाते हैं, तो इट मीन्स तुम कुछ भी बेस्ट रैंक अचीव कर सकते हो। ठीक है? तो ये बात इम्पोर्टेंट थी। अब मोहक मैं इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये हुँ। बच्चे 12th के पूछ रहे हैं कि 12th के साथ हम 11th के टॉपिक्स को रिवाइज़ को कैसे करके चलें? सी 12th के एक तो मैंने बात बताई थी कि जैसे शीट्स का रिवीजन था, तो वो तुमने करा होगा। तो जब भी तुम्हें एक बार फ्री टाइम मिले ना और तुम्हें एक अंदर से फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस होता है कि किसी भी टॉपिक में कि ये मेरे को आता है, ये मेरे को थोड़ा डाइसी है। तो जो भी डाइसी टॉपिक्स हैं ना, उनकी शीट्स रिवाइज़ करनी है, उनके अप्रोचेस जानने हैं सबसे पहले। एंड 12th के टॉपिक्स देखोगे उनमें 11th के टॉपिक्स का यूज़ हो रहा होता है। तो 12th के शीट जब भी सॉल्व कर रहे हो और जैसे कोई भी कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है एंड यू कम अक्रॉस कि उसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यूज़ हो रहा है। सो और तुम्हें याद नहीं है, सो यू गो बैक टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन शीट। और ये नहीं कि तुम पूरी शीट जा रहे हो, तो तुम्हें रेलिवेंट पार्ट पता चल चुके होंगे कि इस क्वेश्चन के लिए कौन से पार्ट्स रेलिवेंट है। उस टाइम पे सिर्फ उतना ही देखो क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारे पास पूरी शीट रिवाइज करने का टाइम नहीं है। तो जितना भी पार्ट तुम्हें रेलेवेंट लग रहा हो कि इस तरीके के क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शीट में यहाँ पे थे, तो जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस एंड देन 12th के क्वेश्चंस करो। सो जब तुम 12th के क्वेश्चंस करोगे ना, तो 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो उस टाइम पे तुमसे क्लियर नहीं हो पाए थे, जो तुम्हें लगा कि तुम्हें आता है समझ में, बट बहुत सारी चीज़ें 12th में पता चली कि ये ऐसे भी हो रहा था, इसलिए ऐसे हुआ। तो
यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ सिचुएशंस इन 12th के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इन्वॉल्व्स 11th के कॉन्सेप्ट्स, तो उनको करते जाओगे तो 11th भी रिवाइज होता जाएगा। एंड ऐसे क्वेश्चन जब तुम 11th की शीट में जाओगे तो 11th की शीट भी रिवाइज होती जाएंगी। तो ये काम करा करो जब भी 12th में तुम लोग अगर शीट सॉल्व कर रहे हो तब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड अगर क्लास में भी सर में अगर मेरे को याद है कि सर 11th के कॉन्सेप्ट याद दिला देते थे कि यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। तो अगर क्लास में कुछ सर ने कॉन्सेप्ट बोला है तो क्लास नोट्स भी जाके एक बार देख लिए कि सर ने उस जगह पे क्या बताया। सो ये सारी चीज़ें होती है कि जहाँ पे भी तुम जितना लिंक कर सकते हो एक दूसरी चीज़ों को, डिफरेंट मटेरियल्स को कि ये यहाँ से लिंक हो सकता है, तो उतने लिंक करके पढ़ोगे ताकि तुम्हारे ब्रेन में एक मैपिंग बन जाए कि कहाँ पे क्या चीज़ थी। मेरे को एक पूरा जनरल आइडिया होना चाहिए। जब तुम जेईई एडवांस में जा रहे हो तो एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी। एक ब्रॉड आइडिया तुम्हारे पास होना चाहिए और ये तभी आएगा जब तुम एक शीट से दूसरी शीट में लिंक करते-करते पढ़ो। तो ये एक इम्पोर्टेंट तरीका होता है रिवीजन का, जब 11th के कॉन्सेप्ट्स का। एक ये तुमसे पूछ रहा है टेस्ट एनालिसिस कैसे करें, है ना? इस पर भी मैं आता हूँ। और कुछ लोग पहले पूछ रहे हैं मोहक के बारे में कि भैया आप ड्रॉप किए हो कि 12th के साथ? तो ये भैया जो है 12th के साथ किए। और दूसरी बात, ये तुम्हारे अचीवमेंट्स भी सुनना चाह रहे हैं कि आप क्या-क्या क्लियर किए हो। मोहक बताओ क्या-क्या क्लियर किया तुमने? आरएमओ था बताओ। आरएमओ था, एनएससी जेएस था एंड केवीपीवाई ऑल इंडिया रैंक 45 एंड एनटीएससी भी था एंड आईजेएसओ स्टेज 1 तो भैया। समझ गए? या अब इनको बताओ, टेस्ट एनालिसिस के बारे में पूछ रहा है। टेस्ट एनालिसिस के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो पहले तो दो तरीके से गलत होता है, या तो तुम्हें आता ही नहीं था या फिर तुमने कोई एक ब्लंडर करा है। तो जो नहीं आता था वो तो चलो कंसिडरेबल है, तुम जाके देख सकते थे कि क्या कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता था, वो मैं जाके पढ़ लूँगा। बट द मेन प्रॉब्लम जो होती है ना टेस्ट्स में कि मार्क्स नहीं आ रहे, सर आता तो है बट मार्क्स नहीं आ रहे। तो वो वही ब्लंडर वाली चीज़ होती है कि तो ब्लंड किसी भी टेस्ट को जब देखे आओ ना तो मैं उस दिन तो पेपर नहीं देखता था क्योंकि ठीक है जो भी हो गया हो गया। सो नेक्स्ट डे मैं एनालाइज़ करता था एंड जो भी ब्लंडर्स होते थे तो मैं नेक्स्ट 2-3 दिन तक उन ब्लंडर्स पे देखते रहता था कि मैंने क्या गलती करी? उस टाइम कंस्ट्रेंट में मेरे से क्या गलती हुई थी, जिस पे मैंने ये 2 + 2 = 5 लिख दिया। तो उस टाइम कंस्ट्रेंट में जाके मैं अपने माइंड को उसी टाइम पे ले जाता था, मैं टेस्ट में बैठा हूँ और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये ब्लंडर मेरे से क्यों हुआ? तो ऐसे ही ब्लंडर्स को हटाने का सिर्फ़ यही तरीका होता है कि तुम उस जगह पे जाके अपने माइंड को लेके जाओ एंड चेक कि क्या गलती हुई थी और फिर आगे से ये गलती नहीं करनी है। और ऐसा कोई ब्लंडर हुआ अगर कि दोबारा हो रहा है, वो बार-बार टेस्ट में रिपीट हो रहा है, तब उसके लिए तुम्हें थोड़ा खुद के साथ हार्श होना पड़ेगा कि अगर हुआ, जैसे मैंने बोला ना हार्ड डेडलाइन सेट करना, ऐसे खुद के साथ थोड़ा हार्श होना पड़ता है कि अब मैं नहीं कर सकता ये गलती। कि अब अगर मैंने करी तो दैट्स लाइक कि ये बहुत गलत हो जाएगा। तो खुद के माइंड में ऐसे पुश करते जाओ चीज़ों को, ये ब्लंडर्स को पुश करते जाओ कि ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। तो धीरे-धीरे करके ये बहुत सारी चीज़ें जो ईज़ी ब्लंडर्स होते थे, वो मेरे कम होते गए। तो यही तरीका होता है टेस्ट में ब्लंडर्स कम करने का। कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है कि सर पढ़ने का आता है एंड ब्लंडर्स हो रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। तो ब्लंडर्स को एनालाइज़ करो अच्छे से। इसमें और इसमें बस मैं एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि जो सिली मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स पर चेक हम लोग सिर्फ टेस्ट डे के लिए नहीं वेट करें, हम इसको डेली लाइफ में लगाएं कि हुँ, ये होमवर्क है। होमवर्क होमवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व करते ही एक इमीडिएट चेक कि मैं अपने स्टेप्स को गो थ्रू, चाहे वो 60 सेकेंड्स ले, 30 सेकेंड्स ले, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैंने जो सॉल्व किया दैट इज परफेक्ट, है ना? मैं हमेशा अपने आप को एक डाउट में रखता हूँ कि यार मैंने किया तो है, मुझे लग तो सही रहा है, लेकिन ऐसा ना हो इसमें मैंने कुछ छोटी मोटी गलती कर दी हो, 2 + 2 को 5 लिख दिया हो, अभी इसने कहा ना। तो वो एक विद इन सेकेंड्स चेक करोगे ना तो वो तुरंत पकड़ में आएगा, क्योंकि अभी अभी किया और अभी गो थ्रू कर लिया। तो तब तुम आगे मूव करो, तब तुम अपने क्वेश्चन के आंसर को चेक करो। तो अगर ये हैबिट बन गई ना अपने आप को चेक करने की,
तो वो एक तुम्हारा लाइफ का पार्ट हो जाएगा कि तुम कुछ भी बोलते हो तो तुम रैंडम नहीं बोलते हो, तुम पहले मन में सोचते हो कि यार मैं ये बोलने जा रहा हूँ, ये सही तो है ना? तो तुम मोस्ट ऑफ द टाइम तुम सही हो जाओगे, है ना? वो होते हैं ना, सही बड़े बात। बोले लोग होते हैं ना, जो कुछ सोचते समझते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। वो लोग एक्चुअली कुछ सोचते नहीं है। लेकिन जो लोग सोचते हैं वो लोग शांत दिखेंगे तुमको, और फिर वो जब जब बोलेंगे तुमको लगेगा यार क्या टू द पॉइंट बात बोल दी इसने। ये वैसे तो बड़ा चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो एकदम सीधा चुभती हुई बात बोलता है। ठीक सही है। बात है। हाँ, तो ये दिमाग में बना लो। और एक ये तुमसे बच्चा लिख और रहा सर है। एक और बात, मतलब अभी ओवर कॉन्फिडेंट वर्ड आया, तो अगर तुम लोग अभी, जैसे तुम 10th से आए होगे, बहुत सारे लोग अगर ओलंपियाड्स वगैरह या बहुत कुछ क्लियर करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, सो डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकंड कि तुम कुछ अच्छा कर जाओगे अगर तुम यहाँ पे अच्छे से फोकस नहीं कर रहे हो तो। से अगर तुम्हारे अंदर सीरियसनेस है ना, तो सर तुम्हारे अंदर से फोकस खींच लेते हैं, वो है। बट इफ़ यू आर टू ओवर कॉन्फिडेंट कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, तो देन यू आर गोइंग डाउन हिल। 11th में हो सकता है कि तुम चीज़ों को चला लो, क्योंकि ये बहुत सारे ओलंपियाड से भी रिलेट हो जाती हैं चीज़ें। बट जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, सो यू विल गो डाउन हिल एट अ वेरी स्टीप रेट, और तुम कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। तो एक ये ओवर कॉन्फिडेंस जो अगर किसी में यहाँ पे है, तो उसको अभी से हटा देना। अगर 11th के स्टार्टिंग में हो और अगर 12th के स्टार्टिंग में हो, तो इट्स हाई टाइम कि यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि यही टाइम है। आगे जाके यू कांट कंट्रोल द थिंग्स। हम्म। एक ये बच्चे कुछ तुमसे लास्ट मोमेंट के जेई एडवांस के टेस्ट के बारे में पूछ रहे, कह रहे हैं कि आपने जेई एडवांस के पूरे क्वेश्चंस अलग से किए थे क्या? यार इन लोग को यही नहीं पता कि शीट में क्वेश्चन शीट के साथ आपसे ही किए हैं, शीट में एडवांस डाल तो रखे हैं। ये क्या है ना, वो ऑनलाइन पे लोग वीडियो बनाते रहते हैं ना, पी वाई क्यूज करके, ये उस वीडियो को देखने जाते हैं, जबकि वो वीडियो के क्वेश्चंस जो है हमारी शीट में ऑलरेडी शीट में डिस्कस्ड है। लास्ट मोमेंट पे तुम टेस्ट बताओ, तुम कौन से टेस्ट करते थे, इनको बताओ। आखिरी मोमेंट, एकदम लास्ट रिवीजन डेज, लास्ट एकदम एकदम लास्ट 15-20 डेज। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के जो टेस्ट सीरीज होती है, या जो उनके टेस्ट हो रखे होते हैं 12th में और बिफोर जेई, तो लास्ट 5-10 ईयर्स जितना तुम कर सकते हो उतना कर सकते। सो लास्ट में तो यू हैव टू बिकम टू हार्श विद योरसेल्फ। मतलब मेरे को अभी तक याद है, मैं सर से बात कर रहा था, एंड आई वाज लाइक कि सर, मेरी मतलब मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट डूइंग 2 पेपर्स अ डे। एंड सर ने बोला कि इट्स लाइक कि 2 पेपर्स अ डे तो बहुत अच्छा रेट है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं सर, मुझे 4 पेपर्स अ डे करना है, ये मेरा टारगेट है। एंड बिलीव इट और नॉट, मैंने 4 और 5 डेज कंसिस्टेंटली 4 पेपर्स पर डे विद देयर एनालिसिस, इतना करा था मैंने। सो यू हैव टू बी हार्श विद योरसेल्फ, तभी जाके तुम्हारे जो तुम्हारा माइंड है ना, वो जो मैपिंग की बात कर रहा हूँ, सो जेई एडवांस में इट्स लाइक कि वो मैपिंग भी तुम्हारे काम आने वाली है, तभी तुम्हारी चीज़ें क्लिक करेंगी। एंड वो जितना ज़्यादा तुम उसको ट्रेन करोगे, वो उतनी अच्छी मैपिंग बनेगी। सो अगर तुम 2 पेपर्स अ डे अगर ऐसे नॉर्मली कर रहे हो, तो डोंट जस्ट स्टॉप देयर, पुश योरसेल्फ। वो मैंने 3 पेपर्स पर डे एंड 4 पेपर्स पर डे पे भी लेके गया था एट माय पीक। तो ये है। हाँ, वो तो खैर रिक्वायर्ड नहीं है, 2 पेपर्स इनफ है। 2 से ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने दिमाग को ओवर एग्जॉस्ट नहीं कर रहा है। और ये जो बैकलॉग वाले लोग आए हैं, बैकलॉग के लिए उसने अभी अभी कहा कि 11th का बैकलॉग पर मत जाओ। उसने कहा कि 12th के टॉपिक में 11th की जरूरत पड़ रही है, तो 11th के जिस पोर्शन की जरूरत पड़ रही है उस पोर्शन में अगर तुमको वीक फील हो रहे हो, ये बात अभी अभी उसने बोली साफ, कि 11th के जिस पोर्शन की जरूरत पड़ी और तुमको नहीं आ रहा है, तुम जाओ अपने नोट्स में उसे पढ़ो जाकर। तो स्पेसिफिक एरिया पढ़ो, ना कि पूरा चैप्टर, क्योंकि एक साथ जो जब तुम 11th का 11th में नहीं पढ़ पाए, तो 12th के साथ तुम 11th कैसे पढ़ सकते हो? है ना, ये सोचने वाली बात है कि यार 12th में 11th में तो नहीं पढ़ा, अब 12th चल रही है, और 12th बल्कि 11th से फास्ट चलती है, तुम भी जानते हो है ना, कि सही 12th बात है। फास्ट रेट में चलता है। उस वक्त हम 11th का भी कवर कर लेंगे, ऐसा कैसे संभव है? तो इसलिए स्पेसिफिक रहो, जिस चीज की जरूरत पड़े ना, बस उस आर्टिकल को जाके क्लियर करो, इससे ज्यादा नहीं।
अब चलो थोड़ा सा हम लोग इन लोगों को विदाउट एनी टीचर बस इनको थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बता दो, क्योंकि कुछ लोग लिख रहे हैं बार बार कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। थोड़ा सा आइडिया दे दो। सी तुमने देखो, फिजिक्स हम्म, फिजिक्स के लिए तो जितना अच्छे तुम अपनी अप्रोचेस रखोगे, ये नहीं कि मेरे को दिन के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये नहीं होना। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये नहीं होना। जितने अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, जैसे इरोडोव के क्वेश्चंस करने होते हैं, या फिर जो तुम्हारी शीट के क्वेश्चंस होते हैं कुछ सेलेक्टेड, तो उन कॉन्सेप्ट्स को, उन अप्रोचेस को देखना होता है एंड विजुअलाइज करना होता है कि असली में चल क्या रहा है। तो फिजिक्स में डोंट जस्ट गो बाय कि मेरे को ये क्वेश्चन करना है, मेरे को ये शीट पूरी करनी है। मतलब शीट तो पूरी करनी ही होती है, बट मेरे को एक्स्ट्रा मटेरियल करना है या इधर का करना है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। फिजिक्स इज़ ऑल अबाउट कि तुम कैसे चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हो एंड अप्रोचेस कर रहे हो। सो जेईई एडवांस्ड का अभी पास्ट ट्रेंड भी ये आ चुका है कि जितना ज़्यादा लोगों ने प्रैक्टिस करने चली चालू करी ना फिज़िक्स की, उतना ज़्यादा जेईई एडवांस चालाक हो गया एंड दे आर लाइक कि हम ऐसे क्वेश्चन बनाएँगे कि तुम अपनी प्रैक्टिस को रख लो एंड तुम विजुअलाइज़ ही नहीं कर पाओगे। सो क्वेश्चंस को जितना अच्छे तरीके से तुम समझ पाओ, और फिज़िक्स इज़ लाइक कि मल्टीपल टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कन्वर्ज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जितने टॉपिक्स को तुम एक दूसरे में इंटरलिंक करके कर पा रहे हो ना, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो ट्राई टू सॉल्व ऐसे जैसे जब भी तुम जे एडवांस को अप्रोच करोगे, सो किसी भी सिंगल टॉपिक के क्वेश्चंस करना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इट्स लाइक कि मल्टीपल टॉपिक्स को, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और ये डायनामिक्स वाला पार्ट, सो डायनामिक्स एंड ये वाला पार्ट तो हर टॉपिक में इंक्लूड होता ही है। सो इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ उसकी डायनामिक्स के क्वेश्चंस कर लिए अपने, और मेरे को टॉपिक सब ज़्यादा याद रहे हैं नहीं। सो तो प्रिज्म, जो वेव, सो इट्स, हाँ, ऑप्टिक। या ऑप्टिक्स। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स जो इंक्लूड करें वैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस को विजुअलाइज़ करो। तो फिज़िक्स की तो जनरल अप्रोच यही रहेगी। और केमिस्ट्री की इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टू बी प्रिसाइज़ कंटेंट पढ़ो। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। जेईई एडवांस में, जेईई मेंस में बहुत कुछ यूज़ हो सकता है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी। बट जेईई एडवांस में एक सबसेट ही यूज़ होता है, वो इम्पोर्टेंट सबसेट होता है। उस सबसेट के एकदम अच्छे से दिमाग में याद कर लेना है कि ये मेरे को अच्छे से याद होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए कि विदिन हाफ अ सेकंड मेरे को सारी कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए इनऑर्गेनिक के। तो इनऑर्गेनिक ऐसे होती है। ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जो रिएक्शंस होती हैं, तुम जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, जितने सारे क्वेश्चंस करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जेईई एडवांस में फिज़िक्स के जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है कि दे आर लाइक कि उन्हें पता चल चुका है कि मैं नॉर्मल सीधे क्वेश्चन पूछूँगा तो सब लोग ने प्रैक्टिस कर ली। सो वो भी अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं कि तुम्हें देख के बहुत अजीब लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिया। बट इफ़ यू डीप डाइव इनटू इट, वो दिखता है कि ये सिर्फ़ 2 सिंपल कॉन्सेप्ट्स का जॉइन करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। सो ये देखना कि जब भी एडवांस अप्रोच करो तो मल्टीपल टॉपिक्स को इंक्लूड करते वाले फिज़िक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली तुम क्वेश्चंस करो। ये और हाउ बात आती है, हाउ एंड व्हेन टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के बारे में भी एक बच्चे ने लिखा है। उस हुँ, पे हुँ। उसमें मेरे ख्याल उस से मैथ्स में तो मैं तो नहीं कहूँगा, मैथ्स में देयर इज़ मैथ नथिंग शॉर्ट नोट्स। केमिस्ट्री में सी आई थिंक शॉर्ट नोट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें हेल्प करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिस से याद हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस करते जाओ, शॉर्ट नोट्स तुम रिवाइज़ नहीं कर रहे होगे लास्ट में। अगर तुम्हें पढ़ाई के साथ-साथ क्लास नोट्स के साथ-साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, देन यू कैन मेक देम। और फिज़िकल केमिस्ट्री में अगर तुम्हें फ़ॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो देन यू कैन हैव दोज़ शॉर्ट नोट्स। या फिर कोई जैसे थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो इम्पोर्टेंट वन लाइन्स होती है कि 2 चीज़ों में डिफ़रेंस क्या है, वो बहुत माइन्यूट डिफ़रेंस होता है, तो उन चीज़ों को तुम शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। बाकी फिज़िकल केमिस्ट्री में भी और मेरे को ज़्यादा नीड लगती नहीं है। एंड फिज़िक्स इज़ ऑल्सो लाइक कि शॉर्ट नोट्स की कोई ज़्यादा नीड होगी नहीं। हुँ, सो दिस इज़ अबाउट शॉर्ट नोट्स। सही है। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि टू द पॉइंट सारी बातें बता दी इसने सब्जेक्ट रिलेटेड। केमिस्ट्री अच्छा, फिजिक्स में कुछ रैंडम तुमको अगर बुक्स तुमको मौक लगती हो कि ये किताबें यूज़फुल है। मैथ्स में तो देखो मैंने पूरा ओपन कर रखा है ना,
तो मैं लेकिन फिजिक्स में तुमको कोई किताबें अगर ध्यान हो, नेटवर्क, 1 मिनट, स्टेप हुआ है। मेरे एंड से तो ठीक है ना सब कुछ? मेरे एंड से सब ठीक है ना? चलो, वैसे सारी बातें ऑलमोस्ट कवर हो गई हैं, एक्सेप्ट बस वो मैं एक बुक के नाम तुम लोगों को बताना के लिए कह रहा था मैं उसे, अगर वो और एक बात बता दे तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए इनफ होगा, इससे ज्यादा। हाँ, ठीक है ना? तो उसका नेटवर्क अभी मे बी लेट्स चेक, अगर रीज्वाइन करता है ना? उसके एंड से प्रॉब्लम हो गई आई थिंक। नहीं, किसी तरह की एब्सर्ड बातों के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया है ना? कोई नॉनसेंस बात नहीं, केवल जो तुम्हारे काम की बातें थी सिर्फ वही होनी थी। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि उसने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें ब्रीफ कर दी है ना? अनम्यूट नहीं, अच्छा ओके, ज्वाइंट, ही ज्वाइंट, वेट, मोहक। हेलो। हाँ मोहक। हाँ, हाँ वाईफाई प्रॉब्लम। हाँ, 1 मिनट, वीडियो ऑन हो गया ना? हाँ हाँ। मोहक, मैं कह रहा था फिजिक्स की कुछ किताबें अगर तुमको ध्यान हो। इरोडो इज अ मस्ट। हम्म। और फिर उसके बाद ऊपर से आई मोस्टली सॉल्व जो भी दूसरे कोचिंग मटेरियल होता है उसमें, जैसे हमारी शीट की एक्सरसाइज 2 इज द, मतलब उसमें सबसे क्रक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे ही जो भी कोचिंग मटेरियल की क्वेश्चंस, दूसरी उनकी क्रक्स एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसमें से यू कैन ट्राई, बिकॉज जेई एडवांस का पैटर्न अब यही होता जा रहा है कि वो मल्टीपल टॉपिक्स पे इंक्लूड कर रहे हैं, एंड उसमें मेरे को बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलते थे। और इफ, मतलब ये मोर देन सफिशिएंट हुआ था मेरे लिए तो। बट इफ यू वांट टू ट्राई सम अदर थिंग्स, अभी टॉप ऑफ द हेड पे तो मेरे को याद नहीं हो रहा, बट मैं आपको बता दूंगा बाद में, देन यू कैन टेल दी। तो एच सी वर्मा, इरोडो, और हम्म। एक क्या बोलते हैं वो, कौन सी होती है, 200 पजलिंग, वो सब हाँ, 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स, है और ना? फिर 500 पजलिंग प्रॉब्लम्स भी है। सो हाँ, है तो बहुत, लेकिन मतलब उतना ज्यादा यूज नहीं हो, थोड़ा बहुत कुछ एक आधा है ना, बहुत ज्यादा हाँ, नीड नहीं है। उतना नीड नहीं है। ये बच्चे लिख रहे हैं कोई SBT, शशि भूषण तिवारी, आई थिंक तुमने शायद नहीं किए जितना मुझे ध्यान है ना? हम्म, तुमने तो वो नहीं। 300 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ था, एक और हुआ करती थी हाँ, 300, आई है ना? गेस 200। हाँ, 300 आई गेस। 200 भी थी और एक 300 भी थी। 200 के 2 वॉल्यूम्स थे। और पाथ फाइंडर तुमने, आई थिंक, आई डोंट थिंक पाथ फाइंडर, नहीं, नहीं ना? मैंने नहीं की। हाँ, नहीं की, बस इतनी इतनी किताबें बहुत होती है। अब तुम लोग तो लाइन लगा दोगे, तुम लोग तो क्या सारे सॉल्यूशन बुक को बहुत ज्यादा खरीदना पसंद करते हो, है ना? ये सॉल्यूशन बुक्स नहीं लेता था ये, नहीं, अनसॉल्व्ड। नॉर्मल अनसॉल्व बुक्स और खुद की अप्रोचेस लगाता था, एंड जो नहीं आया वो जाके सर से पूछना है। और क्योंकि जो सॉल्यूशंस उन्होंने करे हैं तो वो अपने अप्रोच से कर रहे हैं, एंड इट माइट बी कि तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा उनकी अप्रोच से सॉल्व करने में, एंड तुमने जिस तरीके से सॉल्व कर रखे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस अगर तुम्हें वो आते हैं, सो देन यू आर गुड टू गो। मतलब सिंपल है, जिस भी टीचर से पढ़ते हैं अपन, अपने को टीचर से पूछने, ना कि सॉल्यूशंस देखने। और एक ये बच्चे क्रोटोव भी बोल रहे हैं, क्रोटोव लगता है यूजफुल है, क्रोटोव। मतलब तुम लोग ट्राई कर सकते हो, बट इतना ज़्यादा यूज आता नहीं है उसका। केमिस्ट्री की बुक्स पे पूछना है। तो केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो आई गेस नरेंद्र अवस्थी सर की बुक इज मोर देन सफिशिएंट, उसके बाद कोई नीड नहीं होती। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सेम MS चौहान सर की जो बुक होती है
वो तुम कर लो, तो उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कितनी तरीके के रिएक्शन पॉसिबल है ना, वो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। तो उसके आगे भी तुम्हें कोई नीड होगी नहीं। एंड बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मल्टीपल क्वेश्चंस को मिक्स करके बना सकते हैं। तो व्हाट आई डिड इज कि वीके जायसवाल सर की जो बुक थी उसको अच्छे से करा था, एंड बाकी जो कोचिंग मटेरियल के जो क्वेश्चंस होते थे वो करता था। बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब उसमें डाउट होता है कि कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट जेई एडवांस जो बना रहा है उसके पास चला जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है, क्वेश्चन में एक सिंगल वर्ड होता है जिसको तुम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस करोगे, तो तुम्हें उतना ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस क्वेश्चन में बेनिफिट ऑफ डाउट हमें मिल सकता है, किन क्वेश्चंस में इट्स बेटर कि इसको छोड़ दो, वरना ये नेगेटिव ही जाएगा हमारा। सो ये तब आइडिया लगेगा जब तुम डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो फ्रेम करे हुए क्वेश्चंस करोगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रैक्टिस करनी होती है बहुत ज़्यादा लास्ट में, जैसे तुम्हें पता चल जाए कि किस तरीके से कोई लैंग्वेज फ्रेम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ये लोग पूछ रहे हैं मोहक, जो मुझे रिलेवेंट लग रहा है, वो ये कि इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं क्या तैयारी के लिए? 0% रेलेवेंट है मेरे को तो लगता है। इट्स लाइक जेई एडवांस्ड में अगर तुम उनको क्वेश्चंस को करोगे तो तुमने जो कॉन्सेप्ट यूज करे हैं ठीक है, तुम उनको करना सीख जाओगे, बट आई विल डेडिकेट दैट टाइम टू सम अदर गुड मटेरियल फॉर जेई एडवांस्ड देन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, बिकॉज मोर देन 60-70% उसका इरेलीवेंट होगा एंड तुम उसमें फंसे रह जाओगे। तो और क्रक्स टाइम होता है उस टाइम में, इफ यू आर सॉल्विंग आईपीओ, तो आई डोंट थिंक यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम वेल। यही सेम अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास यही सेम क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री भी बतानी है तुमको, दोनों के लिए। केमिस्ट्री में तो मतलब आई थिंक ओलंपियाड और कम। ओलंपियाड तुम दोनों के बारे में बता दो, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के बारे में। सो आई डोंट थिंक उनको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि पोर्शंस रेलिवेंट टू जेईई एडवांस बहुत कम होते हैं। एंड जो भी पोर्शन अगर तुम कोई भी रेलिवेंट देखोगे भी, इफ दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट, तो मोस्टली क्वेश्चंस के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं एंड सम पार्ट्स आर रेलिवेंट एंड फिर आगे जाके दे गो इनटू सम अदर थिंग्स। और जब तक तुम्हें क्लिक करना होता है कि हाँ ये अब बाहर जा रहा है, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। सो इट्स बेटर कि तुम दूसरे अच्छे मटेरियल पे फोकस करो देन सॉल्विंग दोज ओलंपियाड पेपर्स। अगर तुम्हारे पास तुमने सब सॉल्व कर लिया, तुम्हारे पास टाइम है, देन यू कैन गो थ्रू इट। अगर तुम्हारी हॉबी है कि मेरे को ओलंपियाड के पेपर देखने हैं, फ्री टाइम है, तब देख लो, बट इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर जेईई एडवांस टाइप्स। इसमें मैं सिंपल सी बात बोलूंगा कि इसमें हॉबी वगैरह तो तुम लोग जानते हो, ये तो कुछ होता नहीं है। अगर तुम उस कैटेगरी के हो जिसके जिसके पास में डिफरेंट कोचिंग्स के फोन कॉल्स आते हो कि प्लीज आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लें, ठीक है, हम आपको ये देंगे वो देंगे, मतलब कि बेसिकली तुम टॉप 10 टॉप 20 कैटेगरी के हो, है ना, तब तुम ओलंपियाड को भी मैनेज कर सकते हो, है ना। अदरवाइज ये सब कोचिंग स्टैंड्स है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आईआईटी जिनका गोल है ना, उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता है, ओलंपियाड करके क्या करूंगा, है ना। मतलब मैं जाना चाहता हूँ आईआईटी, अननेसेसरी, और वो भी ओलंपियाड के टॉप लेवल तक पहुंचना, वहां तक आते आते सब एंड हो जाते हैं, पता पड़ता है कैंप पहुंचे ही नहीं, या फर्स्ट लेवल निकाल लिया सेकंड नहीं निकाल पाए। तो वो केवल टाइम वेस्टेज है। सबसे पहले अपना गोल सेट करो। और मुझे लगता है कि मोस्टली इवन टॉप 100 टॉप 50 ये मोस्टली वो लोग होते हैं जो आईआईटी जा करके वहां से बहुत अच्छा करने का रखते हैं, कि हम आईआईटी से ही सब कुछ अचीव कर ले रहे हैं, हमको ये सब ओलंपियाड्स के थ्रू कोई खास नहीं है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए छोड़ दो जो जिनके पास, जिसे कहते हैं ना कि एकदम सब कुछ हलवा है कि सर सब कुछ हो गया, मैं बोर हो रहा हूँ क्या करूँ। तो वो बोर हो रहे हैं लोग, है ना, उनको करने दो ये सब, कि हम तो अभी आईआईटी को ही बढ़िया से निकाल लें, यही मेरे हिसाब से बहुत है। ठीक है, तो अननेसेसरी सब कोचिंग्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। वो तो क्या है ना, खाली इंगेज करने के लिए कि चलो मैं तुम्हें ये भी दूंगा, मैं तुम्हें ये भी पढ़ाऊंगा, ये भी पढ़ाऊंगा, ऐसा। ये सब कोचिंग स्टैंड्स है, नथिंग एल्स। कोई स्पेसिफिक नहीं बताएंगे बेचारे। एक बच्चा जिसकी 1000 रैंक मुश्किल से आएगी, है ना, 2000 मुश्किल से आएगी, उसको कहो कि और तेरे को आईआईटी और ओलंपियाड दोनों की तैयारी कराएंगे, बताओ इससे ज्यादा मजाक, बड़ा मजाक क्या हो सकता है।
मैं एग्रीड। हाउ डू यू मैनेज योर लेवल एंड होमवर्क? मुझे लग रहा है ये सारी बात उसने बता दी। होमवर्क और कैसे मैनेज करते हो भाई? क्लासरूम, होमवर्क, टाइम मैनेजमेंट बेसिकली पूछ रहा है ये। मैंने एक बात बोली थी, 24 आवर्स हार्ड डेडलाइन, तो बस उसी को रखना है, उसमें करते जाना है सारा काम। क्लास नोट्स है, क्लास में पूरा समझना है, इफ कुछ समझ नहीं आया तो सेम डे सर के पास पहुंच जाना है, या फिर नेक्स्ट डे तो लास्ट टाइम है जब तुम सर के पास जा सकते हो, क्योंकि उसके बाद तुम भी नहीं जाओगे, तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि ये मेरे को समझ नहीं आया था, बिकॉज इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं। सो हम्म, इट्स 24 आवर्स हार्ड डेडलाइन, एक एम बना लो और उस पे रहो एकदम अच्छे से। ठीक है। अब इसने टारगेट बता दिया है कि हमको ये इतना फिनिश करना है। अब उससे रिलेटेड हम और कोई बात नहीं करेंगे कि कितने घंटे सोते थे, ये सब। तुम्हारा टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव करने के लिए तुमको जो मैनेज करना पड़े, है ना? ये सारी बातें बेमतलब हाँ की, ये कितने बजे सोते हाँ, थे, है ना, कितने घंटे पढ़ते थे, ये सब यूजलेस। उसने साफ कह दिया ना कि तुमको एग्जैक्टली टास्क कंप्लीट करना है, बस। वो जितनी देर एग्जैक्टली। वो जितनी देर में हो जाए, है ना? और ये हैबिट ना अभी से फॉर्म कर लो, बिकॉज आगे जाके भी व्हेन यू आर एट जॉब, सो मोस्टली कंपनीज इज लाइक कि जो भी हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यू प्रोवाइड अस दैट। तुम अगर एक दिन में कर सकते हो, देन यू टेक द रेस्ट वीक ऑफ। सो इट्स अपॉन यू कि तुम टास्क कैसे कंप्लीट कर रहे हो, तो ट्राई टू बिल्ड दिस हैबिट फ्रॉम नाउ, तो एक आगे एक जाके भी बेनिफिट होगा। एक बच्चा लिख रहा है कि सर इरोडोव के सारे क्वेश्चन भैया या रेलेवेंट? उसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरे पास लिस्ट है इरोडोव के क्वेश्चन की, रेलेवेंट प्रॉब्लम की। हम्म, केमिस्ट्री में तो मैं नहीं घुसता हूँ, लेकिन फिजिक्स में कुछ हद तक है। तो फिजिक्स में बता दूंगा, लेकिन केमिस्ट्री में जीरो, है ना? उसमें मैं बिल्कुल गलती से भी एक अक्षर भी नहीं बोलूंगा, उसका एबीसी भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, मुझे लगता है जो रेलेवेंट बातें थी, मुझे लगता है कि इतनी इनके लिए सफिशिएंट है। अब ये इसको इतना अप्लाई कर ले, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो मोहक फिर आएगा। ठीक है। हाँ सर जरूर। एक लिख रहा है पता है क्या, कि आईआईटी कानपुर का रूम इतना अच्छा क्या है? तो ये आईआईटी कानपुर का रूम नहीं है, अपने घर पे। घर पे हूँ मैं अभी। ठीक है ना? रूम में भी ऐसे पसीना आ रहा था। कूलर भी नहीं है ना, आई थिंक, है ना? No। इन लोगों को रियलिटी है कि बता दो, ये जैसे अभी ये बहुत क्या बोलते हैं, फैसिलिटीज में जी रहे हैं कि मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। आईआईटी में बता दो इनको वाकई में मिलता क्या है। आईआईटी में तो See, टीचर, यहाँ तो एक टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां पर टीचर कैसा पढ़ाते हैं जरा इनको एक रियलिटी तो भी पता होनी चाहिए। वहां पे टीचर ने यूट्यूब पढ़ा रहा होता है हमें। हाँ। या फिर बुक्स होती है, उन बुक्स से खुद पढ़ना होता है। और सो और वहां और वहां पर ये इन्फ्लुएंसर वाले वीडियो यूट्यूबर सब गायब हैं, ये भी बता दूं। ये जो शायरी और नाटक वाले यूट्यूबर्स है ना, ये इनमें से एक भी नहीं मिलेगा। वहां पर सिर्फ सीरियस वाले मुझ जैसे मिलेंगे, जो सीरियस पढ़ाते हुए मिलेंगे, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ टू द पॉइंट बातें, और वो भी आधी बातें। ये आधी बात है। तो यूट्यूब का रियल यूज तो ये कॉलेज वाले कर रहे हैं, और बाकी जो स्कूल लेवल के लोग हैं ना, वो तो यूट्यूब का मिस यूज कर रहे हैं, यूज नहीं, मिस यूज। एग्जैक्टली। तो यही मैं बताता हूँ कि Irrelevant content is way more than the relevant portion. हम्म। सही है। ठीक है। ठीक है, मौका और कोई तुमको लगता हो, कोई पॉइंट जो तुम अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो, कुछ भी सोच लो एक बार। हाँ, आई थिंक कवर हो गया सब कुछ। है ना? आ, सोच लो, कोई भी बात आए दिमाग दिमाग में, तो तुम बाद में भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई इनको स्पेशल हेल्प, कुछ डिफरेंट जो तुम्हारी कोई हैबिट रही हो, अलग हैबिट। सो अलग हैबिट तो मतलब एक कॉमन हैबिट ही है, बट मेरे को बहुत अच्छी लगती थी कि जो चीज़ कर रहे हो उसको एक अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट करते जाओ, बिकॉज जब रिवीजन करोगे ना, तो आधा टाइम तुम्हें ढूंढने में नहीं लगना चाहिए। बिकॉज मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, दे आर लाइक कि आधा टाइम ढूंढने में लग रहा है, बहुत सारी चीजें फिर मिलती ही नहीं है। सो एवरीथिंग दैट यू राइट
शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड विद यू। और ये हैबिट अभी 11th के स्टार्ट से ही बना लेना, क्योंकि फिर 12th में जब तुम कर रहे होगे या जे एडवांस के पास जब कर रहे होगे ना, सो 11th को बहुत कम रिवाइज करा जाता है। तो ऐसा करना कि तुम्हें इस जगह पे वापस दोबारा आने की नीड नहीं पड़ेगा था, क्योंकि जब 12th में जाते हो तब 11th का अच्छे से कर रहे होते हो तुम लोग। तो वो मैपिंग, ट्राई टू मेक दैट मैपिंग इन 12th क्लास ओनली, और वो तभी बनेगी जब तुम्हारा सब कुछ अच्छे से वेल डॉक्यूमेंटेड। ये नहीं, एक हैबिट्स है। 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स पूरी नहीं सॉल्व की है, कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स आई थिंक, है ना? हाँ, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। सेलेक्टेड, है ना? वो पूरी करने लायक नहीं है, वो ओलंपियाड ओरिएंटेड ज्यादा है। उसमें कुछ गिनती के क्वेश्चन है जो थोड़े जेई रेलेवेंट है ना, बाकी नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, उसमें हमको मतलब रीड करो मतलब मैं उसको, मैक्सिमम आई विल सॉल्यूशन पढ़ने। टेक्स्ट यू द, मतलब आपको नेम भेज दूंगा कुछ और बुक्स जो मैंने ट्राई करी थी, तो आप उनको बता सकते हो। अभी मेरे को याद नहीं आ रहे तो। ठीक है, बिल्कुल, वो तुम हम्म, देख लेना और मुझे व्हाट्सएप कर हम्म, देना, मैं अपने हाँ, ग्रुप में डाल दूंगा, है ना? तो तुमको दिख रहा है ना यस सर। बहुत कि आप सर ऑनलाइन में बहुत अच्छा जा रहे हो आप। मैं सर। मैं बस बिल्कुल बहुत जल्द ऑफलाइन से तो सबसे पहले गायब होऊंगा। पहले मैं स्टेप्स में जाऊंगा, पहले मैं ऑफलाइन से गायब होऊंगा, फिर मैं ऑनलाइन से भी गायब हो जाऊंगा। The world is not ready for this, sir. हाँ। So सही it है। started with like हमारी class of 20 students. हम्म, सही। Nice memories. हाँ, नहीं, देखते हैं ऑनलाइन कितना मेरे को एक्सेप्ट करता है, देखना है। मैं अब लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा हूँ, मैंने अब तक एफर्ट नहीं लगाए थे, लेकिन अब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। अब मैंने भी, जो कुछ लोग पहले होता था कि मेरे पास मेल आती थी कि ये करते, तो मैं उन लोगों को बहाने बना देता था कि नहीं अभी नहीं, लेकिन अब मैं उन लोगों को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ बताओ कब करना है। तो सही कोशिश है करते सर। हैं, देखते हैं ये जो पढ़ रहे हैं ये लोग कितना इसमें सपोर्ट करते हैं, है ना? वरना इनके भाई बहन वंचित रह जाएंगे। चलो, ठीक है, अच्छा लगा ठीक है। मोहन, यस। बहुत मजेदार रहा। हाँ सर। नेक्स्ट टाइम यस सर। जब भी कभी फ्री होगी थैंक। और ना, तो इन बच्चों को हाँ कभी सर। देखेंगे, इनके रिवीजन टाइम में एक बार वापस, है ना? क्योंकि अब हाँ सर, जरूर। राइट, ठीक है मोहन, चलो। चल, थैंक यू। ओके, थैंक यू गाइस। बाय बाय। बाय, ठीक है ना? लिख वैसे।